शुरुआत अनुज सर आपसे ही करना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए इस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ा हुआ है और लगातार हम ये भी देखते हुए आ रहे हैं बार बार कि इसमें जो है वो नेटो कंट्रीज की भी एंट्री हो रही है और बार बार, और इसके साथ ही जब ये हमले जब चल रहे थे उसी दौरान जब नेटो कंट्रीज की जब एंट्री हुई थी तो ये साफ तौर पर पुतिन ने कहा था कि इसे, और जब हमला किया गया था तो इसे साफ तौर पर कहा गया था पुतिन की तरफ से कि इसे हम सामूहिक हमले के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से एंट्री और फिर से तमाम तरह के स्टेटमेंट। तो आने वाले दिनों में ये जो तमाम रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें, इनके अलावा जो तमाम और भी कंट्रीज हैं, कितनी मुश्किलें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो पुतिन की जो गुस्सा है, जो उनका खलबलाहट है, जो उनके हालात इस वक्त रशिया में हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जो बौखलाहट है वो भी साफ तौर पर दिख रही है। गरिमा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास में ले जाने का प्रयास, इतिहास नहीं कुछ दिन पीछे ले जाने का प्रयास करूंगा। जो युद्ध फरवरी 22 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, उसके कारण बिल्कुल साफ थे और उन कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वो यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते। अब अगर ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि वो यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बना देंगे, अच्छा नाटो का हिस्सा नहीं बनने देने की गरिमा वजह यह थी कि अगर वो नाटो का हिस्सा बन जाता है तो जो यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें यूक्रेन भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉक बन जाएगा और वहां पर नाटो की फोर्सेस आकर के और रशिया के बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर, बिल्कुल उसके नेबरहुड में आकर के वहां बैठ जाएंगी। तो उससे रशिया की सुरक्षा को खतरा है, ये उनका मानना था और इस वजह से उन्होंने हमला किया। दूसरी बात मैं जो बताता हूं कि वो ये है कि आज परिस्थिति ये है कि यूक्रेन जो है वो लगभग पूरी तरह से डेवस्टेटेड जैसे कहना चाहिए, तबाह जैसे होने जैसी परिस्थिति में आ गया है और उसके लिए उसको एक युद्ध के मैदान के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली गरिमा अगर इसको देखा जाए तो ये सुपर पावर राइवलरी है अमेरिका और रशिया का मेन जो इसका जो वॉर जो चल रही है वो अमेरिका और रशिया के बीच में मेरे हिसाब से चल रही है और इसको एक मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों पुतिन आगे नाटो के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आने वाले निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है। मैं जीरो नहीं बोलूंगा, पुतिन का कोई वो नहीं है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनके दिमाग में या उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में रशिया को अपनी प्री सोवियत ग्लोरी जो है लौटाने का और जो पूरा ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस वार्सो पैक्ट के हिस्सा थी उनको दोबारा अपने कंट्रोल में लाने का कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात भी है। तो ये संभावना बाकायदा बनती है कि वो डायरेक्ट असॉल्ट के साथ या डिप्लोमेसी और इन चीजों के साथ कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो पहले वार्सो पैक्ट का हिस्सा थी उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो इसकी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इतना आपको बात कह सकता हूं कि फिलहाल किसी भी प्रकार के हमले की, फिजिकल मिलिट्री असॉल्ट की किसी भी नाटो देश के खिलाफ या किसी और जो कंट्रीज मोल्डोवा है इनके खिलाफ निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना बनती है। ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पंकज श्रीवास्तव सर वो भी मौजूद हैं इस खास चर्चा में। सर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे और साफ तौर पर जिस तरह से अनुज सर ने जिक्र किया कि अभी जो हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि धमकियां लगातार दी जा रही हैं, चाहे वो नाटो कंट्रीज की तरफ से हो, चाहे पुतिन की जो बौखलाहट है वो भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जिस तरह से सर जिक्र कर रहे थे कि फिलहाल जैसे हालात हैं तो पुतिन फिलहाल नाटो कंट्रीज पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूक्रेन है उसे लगातार सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका वेपन के माध्यम से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और जो तमाम जो नाटो कंट्रीज है वो उनका भी झुकाव साफ तौर पर जेलेंस्की की तरफ है। तो इसका कितना इम्पैक्ट इस बड़े युद्ध पर देखा जाएगा? देखिए इस समस्या को थोड़ा सा दूसरी तरह से देखते हैं हम। मार्क रुट ने इस समय ही ऐसा बयान क्यों दिया? मार्क रुट नाटो की चीफ है और नाटो कौन गवर्न कर रहा है? यूएसए, अमेरिका गवर्न कर रहा है। अमेरिका में अब क्या हो रहा है? बाइडेन जा रहे हैं 20 जनवरी को, 20 जनवरी को माफ कीजिएगा, ये ट्रंप आ रहे हैं। तो बाइडेन जाते जाते, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्टियों का सत्ता हस्तांतरण का समय है,
ट्रंप पहले भी जब थे अपनी सत्ता में तो उन्होंने दुनिया में कहीं अपने तरफ से युद्ध नहीं होने दिया। बराक ओबामा के समय में काफी जंग वगैरह हुई थी, हम सब जानते हैं, इस बात के हम सब गवाह भी हैं। जी। ट्रंप जब आए थे उन्होंने जंग नहीं होने दिया। बाइडेन जब आए तो दुनिया में कई देशों पर, चाहे आप ये देख लीजिए मेजर जो जंग हो रही है, सूडान वुडान की बात छोड़ दीजिए, वहां तो एरिट्रिया, सूडान, इन सब में काफी जंगे वगैरह चल रही। नॉर्थ अफ्रीका जो है पूरा डिस्टर्ब है। लेकिन हमास और इजराइल जंग हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि उससे पहले यूक्रेन और रूस की जंग हो गई। ये जंग क्यों हुई, क्या हुई, ये तो दूसरे कारण है। लेकिन मार्क रुट जो है, जो अभी ये बयान दे रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है, क्योंकि वो ट्रंप को एक उलझा हुआ यूरोप दे के जाना चाहते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। अगर मान लीजिए पूरे यूरोप में शांति है, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है, तो ट्रंप तो पहले ही नो वॉर के खिलाफ, मतलब वो बोलते हैं कि ही इज अ नो वॉर मैन। उन्होंने पहले ही बोल दिया था, आने से पहले ही, जब इलेक्शन में जीत गया ट्रंप, तो उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई जो हमास और इजराइल है वो, और रूस और यूक्रेन राउंड द टेबल टॉक करें, बातें खत्म करें और युद्ध खत्म करें, और बातें उनके जरिए समाधान करें, समस्या का समाधान करें। वो बोलते, उनका ये कहना है ट्रंप का कि हम किसी भी तरह के युद्ध को ना तो फिनांस करेंगे ना मिलिट्री सपोर्ट देंगे। और बाइडेन क्या कर रहे हैं कि चाहे वो हमास और इजराइल का युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का हो, माफ कीजिएगा, इसमें ये जो पूरा पैसा है और फिनांस है और मिलिट्री है, सब कुछ अमेरिका और नाटो देश लगा रहे हैं। तो ये है कि यहाँ जो, जैसा कि सर ने ये बात कही कि अमेरिका और रशिया जंग लड़ रहे हैं और जो ये सिर्फ एक मैदान है, बात सही है। लेकिन ट्रंप इस मैदान को, इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते भी बाइडेन ट्रंप को एक उलझा हुआ, एक अशांत यूरोप देना चाहते हैं, जिससे कि इस जंग को खत्म करने में ट्रंप का आधा कार्यकाल खत्म हो जाए, और उसके बाद बचा हुआ आधा कार्यकाल जो है ट्रंप को स्थितियों को सामान्य करने में लग जाए। अच्छा, रही बात रूस की, कि रूस यूक्रेन पर अटैक करेगा नहीं करेगा, रूस तो अटैक करना ही नहीं चाह रहा था। ये जो पूरी जंग शुरू हुई है, ये शुरू हुई है नाटो के और अमेरिका के एग्रेशन की वजह से। जो रूस के मित्र देश होते थे, उन्हें भी नाटो में शामिल करके, चाहे वो मोल्डोवा हो, लात्विया हो, लिथुआनिया हो, और पोलैंड हो, ये सारे देश जो थे, ये रूस के मित्र देश हुआ करते थे। और पोलैंड को छोड़ के बाकी जिन देशों का नाम मैंने लिया, ये तो रूस का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये इन देशों में, इन देशों को नाटो में शामिल करके रूस के खिलाफ किया गया, पहली चीज। फिर से लौटूंगी, जवाब लेंगे। रूस के खिलाफ इन देशों को शामिल करके रूस ने कहा था कि भाई आप पूर्वी यूरोप में अपना विस्तारवादी नीति ना अपनाएं, अपने मिलिट्री एक्टिविटीज को बंद करें, हमें एश्योर करें कि यूक्रेन कभी नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, पोलैंड और बाल्टिक एरिया से आप अपने मिसाइल्स हटाएं, और यूरोप में जहां जहां अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं, ऑब्वियसली रशिया के खिलाफ, तो उन मिसाइल्स को हटाएं। रूस की यही मांग थी, लेकिन अमेरिका नहीं माना, और अमेरिका ने विश्व शांति के नाम पर, लोगों की शांति के नाम पर ये अग्रेशन किया। तो रूस को उकसाने वाला काम तो अमेरिका ने किया। पूरी जो गलती है यहाँ पर, पूरा जो रणनीतिक खेल है, वो अमेरिका का है। अब अमेरिका की तरफ ये एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पहल करे शांति बनाने की, न कि अपने मार्क रूट के जरिए यूरोप को भड़काए कि भाई आप लोग अपने जीडीपी का, जैसे लात्विया है, अपनी जीडीपी का 3.5% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। ठीक है सर, आपके पास फिर से लौटूंगी। अनुज सर, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, इन सब के बीच नाटो कंट्रीज की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 25 देशों के तरफ से उनके जो जवान हैं, उनके जो सैनिक हैं, वो इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। तो क्या इससे लेकर के आगे आने वाले वक्त में इसे एक तौर पर प्रिपरेशन देखें? आपका फाइनल कॉमेंट। हाँ, बिल्कुल गरिमा, इसकी वजह यही है कि हर राष्ट्र अपने आप को डिफेंसिव तौर पे एक सेफ करना चाहता है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, इनके दो मकसद हैं। पहला, एक मैसेजिंग है रशिया को कि अगर कोई ऐसी हालात पैदा हुए कि आपको वहां पर युद्ध की आवश्यकता पड़ी, तो नाटो पूरा एक साथ मिला हुआ है और एक साथ आपका सामना करेगा। दूसरी मैसेजिंग ये है अपने लोगों को कि वो चाहते हैं कि अपना डिफेंसिव आर्किटेक्चर जो है उसको मजबूत करें,
और यदि कोई ऑफेंसिव एक्शन रशिया की तरफ से होता है तो उस ऑफेंसिव एक्शन को काउंटर करने के लिए वो तैयार हो। इसके लिए देखिए क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल पे कि युद्ध जो है सदैव 3 फ्रंट्स पे एक साथ लड़ा जाता है। एक फ्रंट है इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा फ्रंट होता है साइकोलॉजिकल या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का फ्रंट, और तीसरा ग्राउंड युद्ध होता है। तो जो इकोनॉमिक फ्रंट की लड़ाई है, यदि आप किसी राष्ट्र को बाध्य कर सकते हैं कि वो अपने जीडीपी का 3% या 2.5% डिफेंस पे खर्च करे, तो वो उसकी अर्थव्यवस्था की कुछ मजबूत चीजों की कीमत में ये बात होती है। तो रशिया लगातार इस तरीके इसमें लगा हुआ है कि किसी न किसी प्रकार से उन पर दबाव डाला जाए, उनको इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि उनको खतरा है, और वो अपना अर्थ का एक अच्छा चंक जो है वो डिफेंस में उसको प्रयोग में लाएं। तो ये तमाम बातें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन मेरा अभी मानना है गरिमा कि इस समय अभी नहीं आया है कि रशिया या नाटो का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है, क्योंकि ये जो अगर हुआ, चाहे वो प्रोवोकेशन नाटो कंट्रीज की तरफ से हो या वो रशिया की अपनी ओवर एम्बिशियस जो उनकी जो स्ट्रेटेजी सोच विचार है उसकी वजह से हो, लेकिन ये समय अभी नहीं आया है, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक विश्व युद्ध में तब्दील होगा, और उसके बाद देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न गरिमा। इट विल बी डिजास्टरस फॉर द अर्थ, पूरे हमारे विश्व के लिए बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है पंकज सर, एक आखिरी कमेंट आपसे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो इस वक्त सरकमस्टेंसेस बने हुए हैं, अगर हम इस पर ट्रेड पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये जो आसपास की जो कंट्रीज हैं, रशिया और यूक्रेन को छोड़ के हम गए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था लगातार जो है दोनों ही देश चाहे वो सामने ना आके कह रहे हो, लेकिन अर्थव्यवस्थाएं जरूर बिगड़ती हुई नजर आ रही हो। लेकिन इसके अलावा जो आसपास की जो तमाम कंट्रीज हैं, इनके ट्रेड पर कितना असर देखा जाएगा? गरिमा जी, यहाँ पर मैं अनुज साहब की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि अर्थव्यवस्था, जैसे इन्होंने अनुज साहब ने बोला ना, 3 फ्रंट पर जंग लड़ी जाती है, आर्थिक, इंफॉर्मेशन और ग्राउंड पर जो युद्ध होता है वो। तो आर्थिक फ्रंट के ऊपर जो यूरोप के बाकी देशों पर असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा क्योंकि रूस जो है वो 30% गैस, ऑयल एंड गैस जो है पूरे यूरोप को सप्लाई करता है। ठीक है। अभी वो उसकी जो पाइपलाइन थी वो यूक्रेन से होकर के जाती थी, लेकिन जब से ये आपके ज़ेलेंस्की आए हैं, उसके बाद जब से इनके तनातनी शुरू हुई है, तब से दूसरे देशों की थ्रू ये पाइपलाइन जाने लगी है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, दूसरी तरह से पाइपलाइन की तरफ से भी गैस वगैरह देंगे, चाहे जर्मनी को दें, इटली को दें, फ्रांस को दें, कई और देशों को दें, उसमें क्या होगा, जंग के चलते ये जो ऑयल प्राइसेस है ये महंगे होंगे, और ऑयल प्राइसेस के महंगे होने का सीधा सीधा असर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर जरूर पड़ेगा। चाहे वो सब्जी भाजी के दाम ले लीजिए, अनाज के दाम ले लीजिए, या फिर और दूसरे ऐसे ड्यूरेबल आइटम्स जो होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, उस पर होगा। निश्चित तौर पर इसका असर जो साफ देखा जाएगा तमाम। सर, समय की कमी है, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अनुज सर, आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, नाटो महासचिव के दावे के बाद यूरोपीय देशों में खलबली मची हुई है, और इसी तरह से जो पुतिन का मिजाज भी है वो कुछ ऐसा है, क्योंकि उनकी भी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। अब आने वाले वक्त में क्या नाटो कंट्रीज पर हमला रशिया की तरफ से किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।